नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। ओपनहाइमर पार्ट 2 नहीं चाहिए। यूएसए और यूएन ने रिसेंटली न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुतेरेस, ये बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि हमको ओपनहाइमर मूवी का पार्ट 2 नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएन चीफ वॉर्न्स अगेंस्ट सीक्वल। सीक्वल होता है पार्ट 2, आगे की कहानी, सीक्वल टू ओपनहाइमर। नाउ ओपनहाइमर आप सबको याद होगा, रिसेंटली रिलीज हुई एक मूवी है। क्रिस्टोफर नोलन ने इसको डायरेक्ट किया था और इस मूवी में कहानी बताई गई थी रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की, जिनको हम कहते हैं द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। किस तरीके से एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे किस तरीके से इसको गिराया गया था, इस सब की कहानी है ओपनहाइमर। तो यही बात यूएन के चीफ कह रहे हैं कि हमें सीक्वल नहीं चाहिए ओपनहाइमर का। और इसको देखिए, रिसेंटली एक और चीज से कनेक्ट किया गया कि अंतरिक्ष में हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पहुंचने देंगे। और यहां पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल, यूएसए और जापान। जापान की वॉइस यहां पर इतनी काउंट करती नहीं है क्योंकि जापान एक परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके अलावा जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है भी नहीं। तो यूएसए की मेन वॉइस है। यूएसए चाहता है कि एक कंप्लीट बैन लग जाए न्यूक्लियर वेपन्स पर इन स्पेस विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन अभी तक पास हुआ नहीं है, मगर यूएस अग्रेसिवली कोशिश कर रहा है कि ये रेजोल्यूशन पास हो जाए और सभी न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज पर एक कंडीशन लग जाए कि आप अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। और इसके आगे आप देखोगे बात वही लिखी है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत ओपनहाइमर का पार्ट 2 बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और बात भी सही है, जो एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, उनसे कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी के, ज्यादा पावर के न्यूक्लियर वेपन्स आज के समय अवेलेबल हैं। अगर इनको यूज कर दिया गया तो पूरी धरती पर ही इंपैक्ट आएगा। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, वेट, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स, क्या ये जेन्युइनली हो रहा है और कौन सा कंट्री इस पे काम कर रहा है? और क्या इसका मतलब क्या है कि आप अंतरिक्ष से धरती पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करोगे? मैं अभी आपको बता दूं यूएसए इस बात को लेकर चिंतित क्यों है। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स का एक रीजन है। देखो, रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि रशिया ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं सैटेलाइट्स को टारगेट करने के लिए। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो, जो भी यूएसए का आरोप है रशिया पर, मेन सारा इशू रशिया का है कि रशिया ने अपनी एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम के अंडर न्यूक्लियर वेपन्स अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर दिए हैं। यह यूएसए का मानना है। अब इससे देखो रशिया कर क्या सकता है कि बड़े स्केल पर बहुत सारी अमेरिकन सैटेलाइट्स को न्यूक्लियर वेपन से अंतरिक्ष में कर सकता है डिप्लॉय। नाउ इसका इंपैक्ट धरती पे क्या होगा, वी हैव नो आइडिया। इसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जब अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम यूज करेंगे तो धरती पे किस टाइप के नेगेटिव इंपैक्ट फेस करने पड़ेंगे। मगर यूएसए को आज के समय सबसे ज्यादा चिंता है अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स की। यहां पर आप देख पाएंगे बहुत अच्छा डेटा है कंट्रीज और उनकी मिलिट्री सैटेलाइट का। यूएसए जो पूरी दुनिया में प्रेजेंस बनाकर रखता है, हर जगह आप कह लीजिए रेडी रहता है मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे साउथ कोरिया का रीजन हो, फिलीपींस का रीजन हो, इवन अटलांटिक ओशन में भी यूएसए की मिलिट्री डिप्लॉयड है। ये सब यूएस कर पाता है अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए, जो आप कह लीजिए यूएसए की आंखों की तरह काम करती है पूरी दुनिया में। यूएसए के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, 247। रशिया के पास है 110 और चाइना के पास 157। रशिया को यह बात पता है कि यूएसए की अगर आधी मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके बाद यूएसए को इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलेगी वॉरफेयर के बारे में कि इनकी सेना कहां पे है, इनके एयरक्राफ्ट्स कहां पे है, एग्जैक्टली दुश्मन कहां पे है। तो डेटा बहुत ज्यादा कम होगा यूएसए के पास और उससे कल को वॉर में भी यूएसए को काफी डैमेज हो सकता है। तो ये देखो रशिया का मानना है। बाय द वे, आप अगर बाकी कंट्रीज को देखो तो इंडिया के पास 8 से ऊपर मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, फ्रांस के पास 15 हैं, इटली के पास 9 और इजराइल के पास 12। उम्मीद मेरी यह है कि इंडिया के पास कम से कम 25 या 30 मिलिट्री सैटेलाइट्स आने वाले कुछ सालों में। वी रियली नीड मोर मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यूएसए का मेन कंसर्न क्या है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कल को रशिया एक न्यूक्लियर वेपन यूज करता है यूएसए की 50, 60 या फिर 100 मिलिट्री सैटेलाइट्स को इकट्ठा डिस्ट्रॉय करने के लिए। मान लो एक पॉसिबिलिटी है। उस केस में क्या नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंडर लिखा है कि एक नेटो कंट्री पे अटैक तो मतलब कि सब पे अटैक? क्या एक सैटेलाइट पे जब अटैक होगा इसे एक कंट्री पे अटैक माना जाएगा? यह भी एक बहुत ही बड़ा लीगल क्वेश्चन है। अभी तक यूएसए के पास इसका आंसर नहीं है। तो इस बात को लेकर भी यूएस काफी कंसर्न है। ऑल्दो यहां पे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी
कि एक ट्रीटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, जहां पर यह बात लिखी है कि आप अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं कर सकते। मगर यूएसए को डर यह है कि रशिया इस ट्रीटी को बिल्कुल इग्नोर करके डिप्लॉय ऑलरेडी कर चुका है न्यूक्लियर वेपन्स, और इसीलिए अब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर रशिया एक परमानेंट मेंबर है, वहां पर रशिया पे प्रेशर डालकर एक रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स अंतरिक्ष में ना लेके जाए। नाउ आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये वैसे जेन्युइनली पॉसिबल है कि रशिया ये कर देगा अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स? देखो, रशिया ने इसके थोड़े से संकेत ये दिए हैं कि ये लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मून के सरफेस पर इंस्टॉल कर देंगे चाइना की मदद से। इस पर दोनों कंट्रीज अभी आपस में बातचीत कर रही है, एक प्लान ड्रॉ कर रही हैं। तो मून तो खैर काफ़ी दूर है। स्पेस की जब हम बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, तो धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि रशिया कुछ न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड कुछ प्लेस कर सकता है अंतरिक्ष में। और इसके पीछे देखो, मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करूंगा कि रशिया पर भी ना आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली ही रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके चीफ ने कहा है कि फ्रांस 2000 सैनिक भेजेगा यूक्रेन में, और ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चिंताजनक डेवलपमेंट है। रशिया खुद ये क्लेम कर रहा है कि फ्रांस के सोल्जर्स बहुत जल्दी यूक्रेन में होंगे, तो मतलब कि इन द फ्यूचर पोलैंड के सोल्जर्स, बाकी कंट्रीज के सोल्जर्स ये भी यूक्रेन में आ जाएं। इसकी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। और व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन जीतने के बाद कैटेगोरिकली ये बात कही है कि रशिया बिल्कुल तैयार है न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए अगर इनको थ्रेट किया जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, रशिया के पास ऐसा नहीं है कि इनकी कोई नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत की तरह। इनको खतरा दिखेगा तो ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। तो दुनिया देखिए बहुत ज्यादा खराब दिशा की तरफ जा रही है। मैं काफी हद तक यूएन के चीफ से एग्री करता हूं, हमें ओपनहाइमर पार्ट 2 नहीं चाहिए, बट ओपनहाइमर पार्ट 2 अवॉइड करने के लिए ना हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि रशिया एक ऐसा देश जो एक लंबे समय से वॉर में उलझा हुआ है यूक्रेन में, ये और ज्यादा थ्रेटेंड फील ना करे, और इसकी वजह से जो इन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज ना कर दे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दायित्व है कि एस्केलेशन ज्यादा ना हो। यूक्रेन रशिया की जो टेंशंस हैं, इन्हें रिजॉल्व करने का प्रयास होना चाहिए, ना कि और कंट्रीज को इस वॉर में उलझाने का। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नोक्तिस वॉल्केनो, एक भीमकाय वॉल्केनो हमारे सोलर सिस्टम में ढूंढा गया था। आपको बताना है कि किस ग्रह में ये वॉल्केनो मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मार्स, जुपिटर, मरकरी या फिर वीनस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप एक बार लाइफ में प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज आप जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जो लेटेस्ट बैच है इसमें एनरोल कर सकते हैं, और जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ना 36,000, ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड, बाय द वे देखो 2 कोड आपको और भी दिख जाएंगे यहाँ पे, लाइव इंडिया, इन पे आप अगर क्लिक करके इनको अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। अगर आप कोड यहाँ पर यूज करते हैं PD10, तो आपको मिलेगा यहाँ पर द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे। 24,000 रुपए में आप 30 महीने का ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। सो एनरोल इन दिस कोर्स एंड सेव मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।